फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे केमिकल सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है केमिकल सेफ्टी से। तो चलिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द H2S? H2S क्या है? तो H2S आप मालूम है, H2S से जो पॉइजनस, फ्लेमेबल एंड कलरलेस गैस। H2S क्या है? एक पॉइजनस, फ्लेमेबल एंड कलरलेस गैस है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है? विच प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जब ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है तो यहाँ पे H2S गैस प्रोड्यूस होता है। वो भी कब ब्रेक डाउन किया जाता है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो H2S प्रोड्यूस होता है। अब H2S के बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि शोर गैस के नाम से भी इसको जानते हैं, रोटेन गैस एक गैस के नाम से जानते हैं, या सल्फर हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। और इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो H2S होता है, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ H2S? H2S का गुणधर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले H2S ये क्या है? पॉइजनस गैस है। ये स्मेल करता है रोटेन एक की तरह जब इसका कंसंट्रेशन लो होता है। दूसरा इसमें बता सकते हैं, ये कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, पॉइजनस होता है एंड कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव इन नेचर मीन्स अगर ये स्किन पे गिर जाता है तो स्किन में जलन चालू होती है, यानी स्किन को डैमेज करता है। इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक नेक्स्ट टू हाइड्रोजन साइनाइड, यानी हाइड्रोजन साइनाइड तो टॉक्सिक ही है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो ये है जो साइनाइड के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। इट इज 5 to 6 टाइम मोर टॉक्सिक देन कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात करें तो उससे 5 to 6 टाइम ज़्यादा ही ये खतरनाक है, यानी उससे ज़्यादा टॉक्सिक है। चलिए, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ H2S गैस? H2S गैस का नेचर क्या होता है? तो इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहला इसका नेचर है कि एक्सटर्नली फ्लेमेबल होता है। अगर इसको कहीं से इग्निशन सोर्स मिल जाए तो काफ़ी फ्लेमेबल है। टॉक्सिक और पॉइजनस होता है। कोरोसिव नेचर का होता है, यानी कि स्किन पे अगर गिर जाता है तो स्किन को डैमेज करता है, उसमें जलन चालू हो जाती है। हाइवियर देन एयर, एयर से हाईवी होता है, यानी कि बॉटम में बैठ जाएगा। कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर होता ही नहीं है। स्मेल लाइक रोटेन एग्स ऑन लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन पे इसका जो स्मेल होता है वो सड़े हुए अंडे की तरह होता है। लॉस ऑफ स्मेल पावर ऑन हाई कंसंट्रेशन, अगर डायरेक्ट कोई आदमी हाई कंसंट्रेशन H2S के हाई कंसंट्रेशन में पहुंच जाएगा तो उसका स्मेलिंग पावर का लॉस हो जाएगा, यानी वो कुछ समझ नहीं पाएगा। ब्लू फ्लेम और फायर, अगर इसमें आग लगा दिया जाए तो ब्लू फ्लेम देता है। प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड ऑन बर्न, जलने पे सल्फर डाइऑक्साइड देता है, विच इज वेरी टॉक्सिक गैस, जो कि काफ़ी टॉक्सिक गैस है। सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में घुल जाता है। H2S मेजर इन ppm, H2S को ppm में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसकी LEL जो होता है 4.3% एंड UL जो होता है 46% बाई वॉल्यूम इन एयर। इसका टाइम वेटेड एवरेज की बात करें तो 10 ppm है, नहीं फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स के लिए इसमें काम किया जा सकता है। स्टेल की बात करें, मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट की बात करें तो 15 ppm में सिर्फ 15 मिनट के लिए अलाउ किया जाएगा काम करने के लिए। और IDLS की बात करें, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ की बात करें यहाँ पे तो 100 ppm है, यानी इमीडिएट डेथ यहाँ पे हो सकता है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, चूँकि ये फ्लेमेबल गैस है तो ये कौन सा फायर के किस क्लास में आएगा, तो ये भी है जो फायर के C क्लास में ही आएगा। और नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन रेटिंग अगर दे इसमें हेल्थ और अगर फायर के लिए, तो हेल्थ में भी एक्सट्रीम है 4 है और फायर में भी 4 है, मतलब एक्सट्रीम हेल्थ दोनों में, फायर में भी और हेल्थ में भी। तो इतना आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सिम्टम ऑफ H2S, यानी H2S किसी को अगर एक्सपोज हो गया है तो उसके इसमें सिम्टम क्या आएगा उसके बॉडी में। तो सबसे पहले आएगा इफ समवन हैज आई इरिटेशन, अगर
कोई एक्सपोज हुआ है, अगर आई में इरिटेशन होता है मतलब आंखों में जलन चालू हो जाता है, तो समझिए कि उसको हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपोजर हो गया है। इफ समवन हैज स्किन इरिटेशन, या उसके स्किन में खुजली हो रही है, स्किन काफ़ी इरिटेट कर रहा है, बार बार खुजलाना पड़ रहा है, तो समझिए कि उसको हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपोजर हो चुका है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म में वीक एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, एक वीक एसिड बनाता है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक कोरेसिव नेचर का होता है। तो कोरेसिव नेचर मतलब स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, खुजली करेगा, इसको डैमेज करेगा, तो जिसके कारण वहाँ पे इरिटेशन या इचिंग चालू होता है। अब इचिंग चालू होने के पीछे क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जब पानी से रिएक्शन करता है, यानी हमारे स्किन में भी पानी है और हमारे आँख में भी पानी का अंश है, तो उसके साथ जब वो रिएक्शन करता है तो बनाता है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि कोरोसिव नेचर का होता है, इसलिए वहाँ पे आई इरिटेशन भी होता है, स्किन इरिटेशन भी होता है। और अगर गले में चले गया तो गले में भी इरिटेशन होगा, क्योंकि गले में भी पानी की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ H2S एक्सपोजर। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ H2S एक्सपोजर, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, इफेक्ट ऑफ ओल्फैक्टरी नर्वस ड्यू टू दिस नॉट एबल टू स्मेल और टेस्ट। तो ये क्या करता है, जब इसके हाई एक्सपोजर में जब कोई चला जाता है तो उस केस में ओल्फैक्टरी नर्वस सिस्टम होता है उसको डैमेज कर देता है, और जिसके कारण ये क्या होता है, स्मेल और टेस्ट आदमी नहीं कर पाता। डैमेज लंग्स, आई एंड ब्रेन। हाई कंसंट्रेशन में लंग्स को भी डैमेज करता है, आई को भी ब्रेन करता है डैमेज करता है, और ब्रेन को भी डैमेज करता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर H2S। H2S के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है। तो सबसे पहले गैस टेस्ट बिफोर एंटरिंग एक्सपोजर एरिया। तो एक्सपोजर एरिया जहाँ की लगता है कि यहाँ पे इसका एक्सपोजर होता है और यहाँ पे लीकेज होता है, यहाँ पे H2S है, तो उस जगह पे जाने के पहले गैस टेस्ट कर लें ताकि पता चले वहाँ पे अभी हाइड्रोजन सल्फाइड लीकेज है या नहीं है। अवेयरनेस टू वर्किंग क्रू को अवेयरनेस देना है। पर्सनल H2S मॉनिटर होना चाहिए, जब भी उस एरिया में कोई जा रहा है तो उसके पास पर्सनल H2S मॉनिटर होना चाहिए, ताकि उसको पता चल जाए कि यहाँ पे H2S गैस कम है या नहीं है। स्केप मास्क पहनना, अगर कहीं पे H2S एक्सपोजर हुआ है तो वहाँ पे जो स्केप मास्क रखे रहते हैं बॉक्स में, उसको तुरंत है जो यूज करके वहाँ से निकलना है, यानी कि भागना है, स्केप करना है। एयरलाइन ब्रीथिंग एपार्टस बने फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर उस एरिया में काम अगर करना है तो वहाँ पे लॉन्ग टाइम अगर काम करना है तो एयरलाइन ब्रीथिंग एपार्टस पहनना है, और अगर शॉर्ट टाइम काम करना है तो वहाँ पे स्कावा पहनना, यानी सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस पहनना। इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल है जो भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, ताकि है जो लोगों में H2S के बारे में जानकारी हो, उसको नॉलेज हो, और वो जब रियली में हो जाता है तो क्या एक्शन लेना है उनको अच्छे से मालूम हो। चलिए, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द गोल्डन रूल ऑफ गैस सिलेंडर सेफ्टी। तो गैस सिलेंडर सेफ्टी का गोल्डन रूल क्या है, यानी गैस सिलेंडर को सेफ्टी कैसे रखा है। सबसे पहले रिप्लेस रेगुलेटर और चेंज सिलेंडर इफ वाल्व है सम प्रॉब्लम। अगर वाल्व में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत है जो रेगुलेटर को चेंज कर देना है। ऑयल और ग्रीस आर नेवर बी अलाउड टू कंटामिनेटेड ऑक्सीजन रेगुलेटर। तो ये इसमें क्या है कि कोई भी अगर जब भी ऑक्सीजन गैस को आप हैंडल करने जा रहे हैं तो उस केस में आपके हाथ में या हैंड ग्लव में ऑयल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ वो रिएक्शन करके है जो फ्लेमेबल मटेरियल बनाता है काफ़ी। तो यहाँ पे पाइपलाइन हो गया, वाल्व्स हो गया, एसोसिएटेड जितने भी फिटिंग है इसका गैस सिलेंडर का, उसमें कहीं भी ऑयल या ग्रीस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल बना के प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एम्प्टी सिलेंडर इन नेवर एम्प्टी। एम्प्टी सिलेंडर कभी भी एम्प्टी होता नहीं है। इट कंटेन गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसमें गैस होता है, तो ये ना समझे कि कोई भी सिलेंडर जो है कि वो एम्प्टी है। बिफोर फिटिंग रेगुलेटर टू सिलेंडर चेक वाल्व फॉर पर्टिकुलर डस्ट और वाटर। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी रेगुलेटर को फिटिंग करने जा रहे हैं तो उस समय पहले वाल्व को एक बार चेक कर लें,
और उसको थोड़ा ओपन करके देख लें ताकि उसके अंदर जो डस्ट है वो वाटर निकल जाए। फ्यूल गैस आर गिवन ए स्मेल एट टू लीक डिटेक्शन। तो फ्यूल गैस जितने भी होते हैं तो उसमें कुछ मिला हुआ होता है, जब वो लीक करता है तो पता चल जाता है कोई लीक है। दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन एंड इग्निशन सोर्स फॉर कम्बसन। और ये सब फ्लेमेबल जो गैसेज होती हैं तो उसको जलने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, इग्निशन सोर्स चाहिए और कंबस्टेबल मटेरियल चाहिए। अगर वो नहीं है तो नहीं जलेगा। लेकिन इसमें क्या है, फ्यूल गैस में अगर एक बार आग लग गया, अगर एक बार इसमें आग लग गया तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसकी सहायता वो सेल्फ प्रोपेगेशन होगा, नहीं काफ़ी फैल जाएगा वो। यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लोसिव मिक्सर वेरी अकॉर्डिंग टू गैस, जैसे अलग अलग है। एसिटिलीन का 2% है, 282% होता है। प्रोपेन का 2 to 10% होता है। तो इस तरह से इसका है जो यहाँ पे आंसर आप कर सकते हैं। कुछ और भी इसमें कंटिन्यूटी है। हैंडल रेगुलेटर विथ केयर, रेगुलेटर को है जो केयरफुली हैंडल करना है। रफ ट्रीटमेंट कैन डैमेज स्प्रिंग डायफ्राम एंड वाल्व। तो रफ ट्रीटमेंट अगर गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया तो इसके इसमें स्प्रिंग डैमेज हो सकते हैं, डायफ्राम डैमेज हो सकते हैं, उसके वाल्व डैमेज हो सकते हैं। रेगुलेटर शुड ओनली बी यूज विद द गैस फॉर विच दे वेयर डिजाइन। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कोई भी रेगुलेटर को यूज उसके डिजाइन के आधार पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का रेगुलेटर हमने एसिटिलीन में लगा दिया, एसिटिलीन का ऑक्सीजन में लगा दिया, ये नहीं होगा। क्योंकि हर एक रेगुलेटर जिसमें यूज किया जाना है उसके डिजाइन के अनुसार बनाया जाता है। यूजिंग इनकरेक्ट और डैमेज रेगुलेटर ऑन हाई प्रेशर गैसेज इज पोटेंशियली हजार्डस। तो ये गलत है। यहाँ पे अगर कोई भी रेगुलेटर पहले से इनकरेक्ट है या डैमेज है तो उसको हाई प्रेशर वाले सिलेंडर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पोटेंशियली हजार्डस है। लीव द प्रेशर एडजस्टमेंट नॉब स्क्रू फुल्ली आउट व्हेन द रेगुलेटर इन नॉट यूज। तो ये ध्यान रखना है, रेगुलेटर अगर यूज में नहीं है तो क्या करना है, प्रेशर एडजस्टमेंट नॉब जो होता है फुल्ली आउट कर देना चाहिए। रेगुलेटर मस्ट बी सर्विस रिप्लेस बाई 5 ईयर। तो रेगुलेटर को है जो 5 ईयर्स में उसका रिप्लेस कर देना चाहिए, और नहीं तो एंड इंस्पेक्टेड एनुअली बाई कॉम्पिटेंट पर्सन। और एनुअली है जो कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा चेक किया जाना चाहिए कि इसकी स्थिति अभी कैसी है और किस तरह का है। उसके बाद एयर एंड नाइट्रोजन रेगुलेटर मस्ट नॉट बी यूज विथ ऑक्सीजन। एयर या नाइट्रोजन रेगुलेटर को है जो ऑक्सीजन के साथ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीरियस एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है, कंटामिनेट हो जाएगा। तो इक्विपमेंट हैज बीन यूज्ड टू ऑक्सीजन सिस्टम में अगर ये प्रॉब्लम आया तो यहाँ पे खतरनाक स्थिति साबित हो सकती है। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द हजार्डस एरिया एंड जोन क्लासिफिकेशन। हजार्डस एरिया क्या है और जोन क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हजार्डस एरिया किसको बोलते हैं वो देखते हैं। एन एरिया वेयर एन एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन ए क्वांटिटी दैट मे हार्म टू द पीपल। इसका मतलब हुआ कि हजार्डस एरिया का मतलब है कि एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर है जो इतनी मात्रा में उस एरिया में होती है जिससे कि आदमी को नुकसान कर सकता है। तो वैसे एरिया को हजार्डस एरिया के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखेंगे जोन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जोन 0 होता है, जोन 1 होता है और जोन 2 होता है। तो जोन 0 हजार्डस एरिया में क्या होता है, एन एरिया वेयर हजार्डस एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट। माने वैसे एरिया जहाँ पे कि हजार्डस एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअस होता है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता, तो वैसे एरिया को जोन 0 हजार्डस एरिया में लेते हैं। इसमें मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ए प्लेस इन विच एन एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस वेपर और मिस्ट इज प्रेजेंटली कंटिन्यूअसली। इसका मतलब है कि वैसी जगह पे एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर हमेशा रहेगा, गैस के रूप में, वेपर के रूप में या मिस्ट के रूप में हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे एरिया को जोन 0 में लिया जाता है। दूसरा आ गया जोन 1। तो जोन 1 में क्या होता है, ए हजार्डस एरिया में एन एरिया इन विच हजार्डस एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू अकर अकेजनली अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। जोन 1 में जहाँ पे कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में हजार्डस एटमॉस्फेयर होने की संभावना है, अकेजनली हो सकता है, तो ऐसे एरिया को जोन 1 हजार्डस एरिया के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें भी गैस, वेपर या मिस्ट इतना होगा जहाँ पे कि वहाँ पे प्रॉब्लम होने की संभावना नॉर्मल कंडीशन में
हो सकता है। उसके बाद देखेंगे जोन 2। जोन 2 हजार्डस एरिया में क्या है, एन एरिया इन विच हजार्डस एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू अकर ओनली अंडर एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो यहाँ पे हजार्डस एटमॉस्फेयर का जो सिचुएशन है तभी हो सकता है जब ये एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कुछ नहीं होता, जोन 2 में जब भी होगा तो एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा। मीन्स है कि यहाँ पे जो भी है प्लेस इन विच एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस वेपर और मिस्ट इज नॉट लाइकली टू अकर इन नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन में कोई संभावना इसकी है ही नहीं। नॉर्मल अगर ऑपरेशन चल रहा है जोन 2 में तो इस केस में यहाँ पे ना तो गैस भी क्रिएट होगा, ना ही वेपर क्रिएट होगा और ना ही मिस्ट क्रिएट होगा। अगर होता भी है इफ इट अकर विल परसिस्ट फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, अगर यहाँ पे किसी कारण से हो भी जाता है तो बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा इस पार्ट 1 में केमिकल सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 1 में आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं जिसका आंसर आपको प्रॉपरली करना है इंटरव्यू के टाइम में, तो आपका सिलेक्शन 100% संभावना हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।